आज हम लोग देखेंगे हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे और हेनरी फेयोल द्वारा जो प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत थे उन्हीं के आधार पर उन्होंने प्रबंध के कुछ सिद्धांतों की व्याख्या की थी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेनरी फेयोल थे कौन। हेनरी फेयोल का जन्म सन 1841 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1925 में हुई थी। ये फ्रांस के थे और फ्रांस के खनन इंजीनियर एवं प्रबंध विषय में इन्होंने सिद्धांत दिया था। लेखन 1916 में फ्रेंच भाषा में जनरल एंड स्टडी मैनेजमेंट पुस्तक इन्होंने लिखी थी और इसी में इन्होंने क्या किया था, प्रबंध के सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसका 1929 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फ्रांस के प्रसिद्ध औद्योगिक हेनरी फेयोल प्रबंध के क्षेत्र में क्रियात्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक थे। क्या किया, इन्होंने फंक्शनल अप्रोच दिया। इनकी मान्यता थी कि औद्योगिक संस्थानों में प्रबंधकों को प्रबंध के कुछ आधारभूत सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। जो प्रबंधक हैं उन्हें जो भी प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, आधारभूत सिद्धांत हैं, उनका ज्ञान आवश्यक है यदि वो किसी भी संस्था में प्रबंध का कार्य करने जा रहे हैं। उन्होंने अनुभव किया था, जो हेनरी फेयोल ने, उन्होंने यह महसूस किया था कि बिना सिद्धांतों के प्रबंध का अध्ययन संभव नहीं हो सकता और फेयोल ने इसीलिए अपनी पुस्तक में जिस चीज़ की व्याख्या की थी और उसी के आधार पर उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ये 14 सिद्धांत हैं: कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकरूपता का सिद्धांत, निर्देश की एकरूपता का सिद्धांत, सामान्य हित के समक्ष व्यक्तिगत हित निर्बल रहने का सिद्धांत, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, सोपान या संपर्क श्रृंखला या पदानुक्रमता का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत और समता का सिद्धांत। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व और सहयोग की भावना का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब हम लोग एक एक सिद्धांत को डिटेल में देखते हैं कि इन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा था। पहले कहा था कार्य का विभाजन या विशिष्टीकरण के सिद्धांत। कार्य का विभाजन करना यानी कार्य को बांटना, जो जिस लायक है, जो काम करने में एक्सपर्ट है, उसे वही काम सौंपना कार्य का विभाजन कहलाता है। और किसी भी संस्था की सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य विभाजन की आवश्यकता होती है, जिससे श्रमिक की क्या होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और उद्योग में विशिष्टीकरण से लाभ होता है। कार्य विभाजन का यह सिद्धांत सभी क्रियाओं में है, चाहे वो प्रबंधकीय हो या तकनीकी हो, या समान रूप से लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य है उसे वही कार्य सौंपा जाना, यानी जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिसको जिस तरह के काम करने में रुचि है, उसे वही कार्य दिया जाए, तभी हम अपने व्यवसायिक उपक्रम का जो प्रबंध का सिद्धांत है उसमें सफल होंगे। तो हेनरी फेयोल ने कहा कि कार्य का विभाजन किया जाए और लोगों को वही कार्य दिया जाए जिसमें उनकी विशेष दक्षता है, कुशलता है। सेकंड सिद्धांत इन्होंने दिया अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। फेयोल के अनुसार अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब कि फेयोल ने कहा कि जिसे अधिकार दिया जाए उसे दायित्व भी दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि अधिकार दे दिया जाए और दायित्व न दिया जाए, या दायित्व दिया जाए अधिकार न दिया जाए, यानी जिसको क्या किया जाए, दायित्व भी दिया जाए और अधिकार भी दिया जाए। फेयोल के अनुसार उत्तरदायित्वता के बीच गहरा संबंध होता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच रिलेशन होता है। तो इन्होंने कहा कि बिना सत्ता के उत्तरदायित्व का निभाना संभव नहीं है, अतः एक अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार तभी निभा सकते हैं जबकि उन्हें क्या किया जाए, अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों दिया जाए। तो इसीलिए क्या कहा, फेयोल ने इस संबंध में अधिकारों के प्रत्यायोजन पर बल दिया।
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर बल दिया। अधिकारों को गलत क्या क्या अधिकार एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत के सकारात्मक, अधिकार एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत के नकारात्मक प्रभाव। इसमें कहा इन्होंने कि लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग, कर्मचारी के साहस और विश्वास में वृद्धि होगी अगर उन्हें ये दे दिया जाए अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों। और उन्होंने नकारात्मक में ये कहा कि अधिकारों का गलत प्रयोग होने का डर रहेगा। अगर दोनों बात उन्होंने कही कि अगर हम दे देते हैं तो लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहयोग मिलेगा और कर्मचारियों के साहस व विश्वास में भी वृद्धि होगी। और दूसरी तरफ उन्होंने इसका नकारात्मक भी दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि अधिकारों के गलत प्रयोग का डर रहेगा कि अधिकार और भी दे दिया जाए और दायित्व भी दिया जाए तो हो सकता है कि अधिकारों का दुरुपयोग हो और लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई हो, कर्मचारी के साहस में कमी हो, वांछित परिणाम प्राप्त न हो। इसकी शंका भी उन्होंने व्यक्त की। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो जिस व्यक्ति को अधिकार दिया जाए उन्हें दायित्व भी सौंपा जाना चाहिए। ये प्रबंध का सिद्धांत था। अनुशासन का सिद्धांत। फेयोल के अनुसार अनुशासन मूल रूप से आज्ञा पालक, क्रियान्वयन, शक्ति व्यवहार एवं आदर का बाहरी सूचक है। फेयोल कहते हैं कि अनुशासन का सिद्धांत क्या कार्यरत जो कर्मचारी के बीच स्थायी ठहराव के अनुरूप होना चाहिए। इनके अनुसार अच्छे नेतृत्व, स्पष्ट एवं सुंदर समझौते और अच्छे दंड विधान के अनुसार द्वारा अनुशासन को कायम रखा जा सकता है। अनुशासन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक स्तर पर अच्छे अधिकारी होने चाहिए, पारस्परिक समझ होनी चाहिए, अनुशासन का पालन न करने पर दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। फेयोल ने कहा था कि बुरा अनुशासन एक बुराई है जो प्रायः बुरे नेतृत्व से आती है। यानी क्या कह रहे हैं? फेयोल कह रहे हैं कि जो भी मैनेजमेंट किया जाए उसमें अनुशासन का विशेष ध्यान दिया जाए, अनुशासन वाली चीज़ों को सामने रखकर ही निर्णय लिया जाए। आदेश की एक रूपता का सिद्धांत। आदेश की एक रूपता का मतलब होता है कि जो भी हमें आदेश मिल रहा है वो एक व्यक्ति से मिले। ऐसा ना हो कि किसी विभाग में जो आदेश मिल रहा है वो कई लोगों से मिल रहा हो, और जब किसी भी कर्मचारी को कई लोगों से आदेश मिलेगा तो वो क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए हेनरी फेयोल ने कहा कि जो आदेश मिले वो एक ही अधिकारी से मिले। आदेश की एकता होनी चाहिए। फेयोल ने कहा कि आदेश में एकता होनी चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि संबंधित कर्मचारी को किसी विशेष कार्य के लिए एक ही व्यक्ति से आदेश मिले, कई लोगों से आदेश न मिले। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा निर्देश की एक रूपता का सिद्धांत। निर्देश की एक रूपता के यानी फेयोल के अनुसार क्रियाओं में प्रत्येक समूह के लिए जिसका समान उद्देश्य हो, एक ही प्रधान तथा एक ही योजना होनी चाहिए। जैसे एक ग्रुप बनाया गया है और उसको जो निर्देश दे रहा है, जो ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में भी एक ही तरह के कार्य करने वाले लोग हों, और जो निर्देशित करने वाला व्यक्ति हो वो उसी ग्रुप के व्यक्तियों को निर्देशित दे। इस प्रकार इसका संबंध व्यक्ति से न होकर समूह से होता है। निर्देश की एकात्मकता का मतलब होता है कि जो समूह से रिलेशन रखता हो, और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि क्या करना है? व्यक्तियों के एक समूह को एक ही व्यक्ति से तथा एक ही प्रकार के निर्देश प्राप्त हों, कई प्रकार के निर्देश न प्राप्त हों। नेक्स्ट है सामान्य हित के समक्ष व्यक्तिगत हित निर्भर रखने का सिद्धांत। फेयोल के अनुसार क्या था? कर्मचारी को सुस्ती एवं काम की धीमापन आदि को निरीक्षण द्वारा सामान्य हित के लिए रोका जाना चाहिए। इससे न केवल स्वयं की कार्य की गति धीमी होती है अपितु अन्य कर्मचारियों की क्रियाओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी फेयोल ने कहा कि जो व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा सामान्य हितों की अधीनता का सिद्धांत, व्यक्तिगत हित न ध्यान दिया जाए बल्कि जिसमें पूरी संस्था का सामान्य हित हो रहा है उस फैक्टर को ध्यान में रख के निर्णय लिया जाए। फिर है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। कर्मचारी को पारिश्रमिक भी उचित दिया जाए, जो व्यक्ति जितना काम करे उसके हिसाब से उसे पारिश्रमिक दिया जाए। फेयोल ने कहा था कि कर्मचारियों को कार्य के लिए अभिप्रेरित करने के लिए उन्हें मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान करनी चाहिए। अब मौद्रिक प्रेरणा क्या होती है? मौद्रिक प्रेरणा का मतलब जिसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, पैसे के माध्यम से उन्हें दिया जाए, पैसे दिया जाए। और अमौद्रिक यानी उन्हें मोटिवेट किया जाए, काम करने के लिए उन्हें
पैसे के अलावा इस तरह का मोटिवेशन दिया जाए कि वो काम को और अच्छे से बेहतर तरीके में करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो शब्द होते हैं। केंद्रीकरण का मतलब होता है जो अधिकार होता है या अ, अधिकार या दायित्व होता है वो सेंट्रलाइज कर देना, एक व्यक्तियों के हाथों में दे देना केंद्रीकरण कहलाता है, और कई व्यक्तियों के हाथों में देना वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता का केंद्रीकरण शब्द का प्रयोग किए बिना इस शब्द का आशय किस सीमा तक सत्ता का केंद्रीकरण का विसर्जन किया जाए। यह बहुत सीमा तक उपक्रम के अधीनस्थों की कुशलता और उपक्रम की निजी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किस सीमा तक सत्ता का केंद्रीकरण किया जाए ताकि श्रमिकों की योग्यता का अधिक लाभ उठाया जा सके। यानी ये संस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको केंद्रीकरण किया जाए या विकेंद्रीकरण किया जाए, सत्ता को केंद्रीकरण किया जाए या विकेंद्रीकरण किया जाए। केंद्रीकरण का मतलब सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में दिया जाए, और विकेंद्रीकरण का मतलब सत्ता कई व्यक्तियों के हाथों में दे दिया जाए। ये संस्था के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह की संस्था हो उसी के अनुसार, उसी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट है सोपान या संपर्क श्रृंखला या पदानुक्रमता का सिद्धांत। सभी पदाधिकारियों के मध्य सीधा संपर्क होना चाहिए। आज्ञा देने तथा लेने के मार्ग बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता श्रेणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यानी जो ये बनाया गया है इनके लिए, यानी कि ए से लेके और जी तक बनाया गया है और फिर ए से लेके पी तक बनाया गया है, तो ये जो क्रम हो वो ऐसा ना हो कि वो एफ वाला व्यक्ति डायरेक्ट ए से संपर्क करे, ए से बात करे, यानी कि एक चेन के रूप में ये लोग काम करें। ये एफ जो है वो पी से कर सकता है, बार बार बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, उसको ए को इन्फॉर्म करना होगा और बताना होगा कि वो किस मैटर के लिए को लेके बात कर रहा है। तो इसी को सोपान श्रृंखला कहते हैं, जो एक चेन बनी हुई है उसी के माध्यम से हमें जो भी निर्णय लेना होगा या जो भी संपर्क करना होगा, जो भी बातें करनी होंगी एक दूसरे से किया जाएगा। फेयोल ने पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला को निम्न दोहरी श्रेणी अथवा मिलान पट्टी या गैंग प्लान, यानी क्या क्या गैंग प्लैग या समतल संपर्क कहा। नेक्स्ट है व्यवस्था का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा उन्होंने, हेनरी फेयोल ने कहा कि इसके अंतर्गत सामग्री एवं कर्मचारी सभी की व्यवस्था की जानी चाहिए। फेयोल कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु या मनुष्य के लिए एक नियत स्थान होना चाहिए तथा प्रत्येक वस्तु अथवा मनुष्य अपने नियत स्थान पर होना चाहिए। माने जो व्यवस्थाएं हैं वो एक सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए, सही व्यवस्था होनी चाहिए, एक नियत स्थान निर्धारित होना चाहिए और वहीं पे इन लोगों का कार्य को करना चाहिए। समता का सिद्धांत यानी समानता। इस सिद्धांत का आशय यह है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय न्याय व उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे उनकी सद्भावना बनी रहे, सहयोग की भावना बनी रहे। किसी भी कर्मचारी के प्रति क्या करना चाहिए, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये हो गया आपका समता का सिद्धांत। नेक्स्ट है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। स्थायित्व यानी जो कर्मचारी हैं उनके काम में स्थायित्व रहे, ऐसा ना हो कि उन्हें बार बार रिप्लेस किया जाए। इस प्रशासन की दृष्टि से कर्मचारियों के कार्यकाल का नित्य प्रति बदला जाना सर्वथा अहितकर रहता है। ऐसा करने में असफलता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो नया कर्मचारी आएगा वो आपको बातों को समझने में टाइम लगाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व रखना आवश्यक उन्होंने कहा। नेक्स्ट कहा पहलपन का सिद्धांत। पहलपन का सिद्धांत से आशय कर्मचारियों को किसी योजना को प्रस्तावित करने और उसका क्रियान्वयन करने की स्वतंत्रता से है। फेयोन के अनुसार कर्मचारियों को पहल करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे क्या करें, नई नई योजनाएं प्रस्तुत कर सकें और सफल बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकें। यानी क्या होता है, पहल करने यानी उनकी भी राय ली जाए, जो प्रबंधक हैं उनको, जो उनके एम्प्लॉई हैं उनसे भी राय मांगी जाए, उनकी भी राय ली जाए कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका सहयोग की भावना। फेयोल ने सहयोग के साथ कार्य करने की भावना पर बल दिया। इनके अनुसार क्या था, प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करना चाहिए।
इस तरह से फ्यूल ने अपने 14 सिद्धांत दिए और फ्यूल ने अपने प्रबंध सिद्धांतों के बारे में यह स्पष्ट करके कहा कि प्रबंध का संबंध मानव से होने के कारण इसमें कुछ भी अंतिम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है प्रबंध का सिद्धांत, इसलिए इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये एकदम अंतिम ही है। किन सिद्धांतों को किस समय और किस परिस्थिति में कितनी मात्रा में प्रस्तुत किया जाएगा, यह प्रबंध के अनुभव और कुशलता और निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है। अतः क्या हुआ, प्रबंध के जो सिद्धांत है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है, यानी लोचशील पाया जाता है।